नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का ये क्लास बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज का जो दोस्त हमारा चैप्टर है वो है सर्किल। तो दोस्तों, सर्किल में जितने भी तरह के पॉइंट्स है या जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स को दोस्तों हम एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों, तो सर्किल में क्या होता है दोस्तों? सर्किल में होता है कि सर्किल क्या है, इसका परिधि क्या है, इसका परिमाप क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका दीर्घ क्षेत्रफल क्या होता है, लघु क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, छायादार हिस्से का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। उसके बाद आप आ जाइए स्पर्श रेखा क्या होता है, छल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका छेदक क्या होता है, उसके बाद जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है। तो ये जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम है दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम को हम एक एक करके हल करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, वीडियो के अंत में दोस्तों वृत्त से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे फॉर्मूलों को हम एक एक करके देखेंगे, ताकि आपको बिहार बोर्ड से लेकर के आप अगले कॉम्पिटिशन की कोई भी तैयारी करेंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कीजिए, रेलवे की तैयारी कीजिए, है ना, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, आपको वहां पे है ना वृत्त से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम आवेंगे उस सारे को आप फेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वृत्त में हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि कुछ परिभाषा है जिसको हम लोग डॉट क्लियर कर लेते हैं, है ना। जिसकी परिभाषा में क्या होगा, वृत्त क्या है, व्यास क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, ये जितने भी प्रकार के मतलब कि जैसे आपको फॉर्मूले होंगे दोस्तों, या जितने प्रकार की परिभाषाएं होंगे उन सारे फॉर्मूलों को हम एक तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है वृत्त। वृत्त क्या है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है और यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वृत्त में क्या है कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ठीक है दोस्तों, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ यह हमारा वृत्त कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक निश्चित बिंदु है हमारा। अब इस निश्चित बिंदु से क्या करना है दोस्तों कि समान दूरी पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है ना समान दूरी पर, ठीक है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, समान दूरी पे दोस्तों, ठीक है। अब समान दूरी पे माने इस केंद्र से जितना दूरी इधर जाएगा दोस्तों उतना ही दूरी इधर जाएगा, उतना ही दूरी इधर जाएगा, उतना ही दूरी इधर जाएगा, उतना ही दूरी इधर है, उतना ही दूरी इधर होगा और इतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा। ठीक है, तो वो जो समान दूरी है दोस्तों, तो हम इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसी को पूरे में क्या कहते हैं हम लोग, एक वृत्त कह देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा में क्या दोस्तों, त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग अर्धव्यास भी कहते हैं, त्रिज्या को हम लोग अर्धव्यास भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चूंकि अब व्यास का आधा होता है तो त्रिज्या है क्या दोस्तों, तो देखिए त्रिज्या या अर्धव्यास किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से दोस्तों याद रख लीजिएगा कि वृत्त का केंद्र ये है जिसको हम ओ से सूचित करते हैं, याद रख लीजिएगा, जिसे हम क्या करते हैं ओ से सूचित करते हैं। और यहाँ से है ना परिधि तक का जो दूरी तय किया गया है, ये वाली रेखाएं, ये रेखाएं जो दूरी तय किया गया दोस्तों, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखने की बात है कि इस केंद्र से परिधि पे है ना जितने भी रेखाएं खींची जा सकती है वो तो उसका तो नंबर शायद अनंत होगा। ठीक है, वो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो जो भी रेखाएं खींची जाएगी दोस्तों बिल्कुल समान होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो हर एक स्थिति में 2 सेंटीमीटर है ना, ये आपको जो सो होना ही होगा। ठीक है, अगर से मान लीजिए कि ये 2 है और ये 3 हो जाएगा तो फिर वो समान दूरी नहीं कहलाएगा, तब वो त्रिज्या हमारा नहीं कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बताइए वृत्त का व्यास क्या कहलाता है। तो वृत्त का व्यास दोस्तों है ना वो रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और दोनों अंत बिंदु जो होगा वो उसके परिधि पे होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा केंद्र से होकर गुजरता है दोस्तों। ठीक है, इसी को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। तो इसका ये अंत बिंदु ये भी वृत्त पर है और इसका भी अंत बिंदु क्या है, ये भी वृत्त पे है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और व्यास का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों है ना, डी बराबर होता है 2 और व्यास को हम लोग डायमीटर कहते हैं, इसलिए उसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए दोस्तों वृत्त की परिधि क्या कहता है। ठीक है, वृत्त की परिधि कहता है दोस्तों कि वृत्त के किसी बिंदु ए से चल करके उसी बिंदु ए पर आने में तय की गई दूरी को हम लोग वृत्त का परिधि या परिमाप कहते हैं ना। देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, हमने मान लीजिए कि हम यहाँ से देखिए, इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए कि हम इस बिंदु से शुरू किए। ठीक है, ए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट है और इस बिंदु से शुरू किए, आप पुनः चल करके पुनः इसी बिंदु पे पहुंच गए, है ना। तो जितना दूरी तय लगा दोस्तों ना, मतलब एक बिंदु से चले थे, आप पुनः इसी बिंदु पे यहाँ पे हम लोग आगे मिलेंगे, तो इस पूरी दूरी को हम लोग, है ना, इसका जो क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। ठीक है, तो यही है दोस्तों। ठीक है, और परिधि को हम लोग सी से सूचित करते हैं और सी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, ये भी हमने देखा। अब आ जाइए जीवा क्या होता है दोस्तों, जीवा क्या होता है। ठीक है, तो जीवा भी दोस्तों एक प्रकार का मतलब कि जैसे ब्यासी होता है। ठीक है, एक प्रकार का ब्यासी होता है। देखिए इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। और सबसे जो जरूरी बात है दोस्तों ये याद रखना है कि जो वृत्त का जो जीवा होता है वो केंद्र से होकर के नहीं गुजरता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है ना, हम इसको ऐसे घिस देंगे तो ये हमारा जीवा कहलाएगा, हम इसको ऐसे घिस देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीवा कहला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हम मान लीजिए कि हम अगर ऐसे भी घिस देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी हमारा दोस्तों जीवा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी घिस देंगे तो भी हमारा क्या कहलाएगा, जीवा ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तो हम देखें, चलिए हम कुछ और देखते हैं। तो दोस्तों हमने जीवा तक देखा, अब आ जाइए यहाँ पे हम छेदक को देखते हैं। ठीक है, छेदक के बाद हम तो देखेंगे चाप के बाद वृत्तीय कोण और वृत्तीय कोण के बाद हम देखेंगे वृत्त की त्रिज्या खंड, और इसके आगे भी है दोस्तों, हम उसको भी हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों छेदक क्या होता है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि वृत्त है तो एक रेखा खंड है ना, इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद कर देती है। ए बी एक रेखा खंड है जो वृत्त को क्या कर देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, एक छेदक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए चाप क्या होता है दोस्तों, इसको जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। चाप क्या होता है, तो वृत्त की परिधि के किसी भी भाग को हम लोग वृत्त का चाप कह सकते हैं, किसी भी भाग को वृत्त का चाप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए कि चित्र में ए बी एक क्या है, चाप है। देख ले ए बी एक क्या है, हमारा यहाँ पे चाप है। ठीक है, अब ये दोस्तों चाप जो होता है, ये चाप दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु चाप, दूसरा होता है दीर्घ चाप। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ जो वृत्त में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा ओ बिंदु है, ये हमारा ओ बिंदु है, तो ये वाला ओ ए बी ये जो चाप है, ये हमारा कौन सा चाप हो जाएगा, लघु चाप हो जाएगा। अब बाकी इसके ऊपर वाला ये जो पूरा भाग है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा दीर्घ चाप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा यहाँ पे दो तरह के चाप हो जाते हैं। अब आ जाए दोस्तों केंद्रीय कोण क्या होता है। ठीक है, केंद्रीय कोण क्या होता है दोस्तों कि किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, वृत्त की जीवा द्वारा बनाया गया कोण को क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये जो एंगल ए ओ बी जो होता है ना, ये जो एंगल ए ओ बी है, यही हमारा क्या है दोस्तों, है ना, थीटा, यही हमारा केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, है ना, वृत्त की जो त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। वृत्त का त्रिज्या खंड क्या होता है कि किसी वृत्त में दो त्रिज्या एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को, उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को हम लोग वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, है ना, ये हमने बनाया, एक वृत्त बनाया जिसमें दो त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या R1 मान लीजिए और एक त्रिज्या R2 मान लीजिए। ये दो त्रिज्या है ना, ओ से लेकर ए एक अलग त्रिज्या है, ओ बी एक अलग त्रिज्या है, दो त्रिज्या हो गया। यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ बी क्या है, दो त्रिज्या है, और ये जो ए ओ बी जो है ना, जिसको हम छायांकित हमने किया है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। अब देखिए दोस्तों ये जो त्रिज्या खंड है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, पहले लघु त्रिज्या खंड होते हैं, दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों। जो लघु त्रिज्या खंड होता है वो क्या होता है, और दीर्घ त्रिज्या खंड जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लघु त्रिज्या खंड जो होता है, तो किसी वृत्त में लघु त्रिज्या खंड वो क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्या तथा एक छोटी चाप से घिरा होता है दोस्तों। दो त्रिज्या और एक छोटी चाप से घिरा होता है। देख लीजिए दो त्रिज्या, जैसे मान लीजिए कि हमने एक वृत्त बनाया तो इसकी दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, ये हो गई। दूसरी बात, एक छोटी चाप से
तो ये हमारा छोटी चाप है, ए ओ बी जो है ये हमारा क्या है, छोटी चाप है। ठीक है, तो ये दो त्रिज्या हो गया, दो त्रिज्या हो गया और ये एक छोटी चाप हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र हमारा पूरा कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए जो दीर्घ त्रिज्या खंड है दोस्तों वो क्या है कि इसमें क्या होगा कि किसी वृत्त में दीर्घ त्रिज्या खंड वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्या और एक बड़ी चाप के द्वारा घिरा होता है। ठीक है ना, लघु खंड में क्या होता है, एक छोटी चाप से, और दीर्घ खंड में क्या होता है, एक बड़ी चाप से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक वृत्त बनाया, तो यहाँ पे दो त्रिज्या तो है, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, दो त्रिज्या है। अब बाकी एक बड़ी चाप, देखिए इसमें ए सी और बी एक बड़ी चाप है। ठीक है, ए सी बी क्या है, एक बड़ी चाप है। ठीक है, ए और बी एक छोटी चाप हो जाएगी, यहाँ पे ए बी है ना, एक छोटी चाप हो जाएगी। अब बड़ी चाप हमने बताया, दो को त्रिज्या तो ये है ही, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, मतलब R1 इसको मान लेंगे, R2 हम इसको मान लेंगे। ठीक है, और ये जो बड़ी चाप जो है ये हमारा बड़ा चाप कहलाता है। ठीक है, ए से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, बी तक, ए सी और बी तक, ये हमारा बड़ा चाप कहलाता है। तो दो त्रिज्या और एक बड़ी चाप से घिरा, तो इसी क्षेत्र में हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आ जाइए वृत्त खंड की बारी। ठीक है, तो वृत्त में भी दो प्रकार के है ना वृत्त खंड होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि लघु वृत्त खंड होता है और दूसरा होता है दीर्घ है ना वृत्त खंड होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब ये लघु वृत्त खंड क्या होता है, जरा इसको देख लीजिए कि किसी वृत्त में लघु खंड वह क्षेत्र है जो उस वृत्त की एक बड़ी चाप तथा उसकी एक जीवा के द्वारा घिरा होता है दोस्तों। ठीक है, जीवा के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, ये हो जाता है। और दीर्घ खंड क्या होता है, अभी हम फिगर के द्वारा हम समझा देते हैं। और ये दीर्घ खंड क्या होता है दोस्तों कि किसी वृत्त में दीर्घ खंड है ना, दीर्घ वृत्त खंड बोलिए है ना, वो क्षेत्र है जो उस वृत्त के एक छोटी चाप तथा उसकी एक जीवा से घिरा हुआ होता है। ठीक है ना, अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक ये हमने वृत्त बनाया। अब वृत्त बनाने के बाद दोस्तों ये जो ए बी है, मान लीजिए ये ए बी है, ये ए बी क्या हो जाएगी, एक जीवा हो जाएगी। ठीक है, तो जीवा है ना, ए बी जीवा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम सी बिंदु दे दे तो ए सी बी क्या हो जाएगा, एक छोटा, मतलब जो ये लघु खंड कहलाएगा। अब बाकी का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ए, इस बिंदु को मान लीजिए डी दे देते हैं, तो ए डी और बी अगर हम बात करें तो ये हमारा बड़ा जो वृत्त खंड कहलाता है। तो इस पूरे भाग को देखिए दोस्तों, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे भाग को हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, ये छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु वृत्त खंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बहुत सारा चीज देखा है, अभी कुछ और बचा हुआ है, चलिए हम उसको देखते हैं। अब दोस्तों वलय की बारी आती है दोस्तों, तो चलिए हम वलय के बारे में देख लेते हैं। तो वलय क्या है, वलय भी एक प्रकार का वृत्तारेख है दोस्तों। ठीक है, एक प्रकार का वृत्तारेख है जिसमें वृत्तों को भिन्न भिन्न केंद्र नहीं बनता, बल्कि एक ही केंद्र पे है ना दो को वृत्त को खींचा जाता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे है ना, एक हमारा एक ही केंद्र है। ठीक है, इसी केंद्र से एक वृत्त ये भी खींचा गया है और इसी केंद्र से एक बड़ा वाला भी वृत्त को खींचा गया है। केंद्र दोनों का क्या होता है, एक ही होता है। तो चलिए इसका जो त्रिज्या को हम छोटी आर से सूचित करते हैं और जो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगा उसको हम बड़े आर से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वलय है दोस्तों इसका फॉर्मूला हम इसके जस्ट बाद में हम आपको लिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने अभी तक जो हमने आपको देखा कि वृत्त में हमको क्या क्या देखना पड़ा दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं कि वृत्त में हमने देखा कि वृत्त क्या है ना, उसके बाद उसके त्रिज्या देखा, उसके बाद इसका व्यास देखा दोस्तों, उसके बाद वृत्त की परिधि भी देखा है ना, उसकी जीवा भी देखा, उसका छेदक भी देखा, उसका चाप भी देखा मैंने, उसके बाद मैंने केंद्रीय कोण भी देखा, वृत्त का त्रिज्या खंड भी देखा है ना, उसके बाद त्रिज्या खंड भी देखा हमने, उसके बाद वलय देखा। तो ये दोस्तों मैंने इतने सारे चीजें देखा। अब हम चलते हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी आप कंपटीशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मतलब कि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें है ना ये जो अब मैं बताने वाला हूँ वो है वृत्त का गुण। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब ये गुण क्या है दोस्तों, तो जिसमें हम आपको 13-14 को पॉइंट बताएंगे और ये 13-14 को पॉइंट जो है दोस्तों वो है ना एग्जाम के व्यू से बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज का वृत्त का गुण क्या है। वृत्त
के गुण में हम आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें लगभग 13-14 को पॉइंट है जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके हम जैसे उसके गुणों के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पहला गुण है वो होता है कि वृत्त का व्यास वृत्त की है ना त्रिज्या का दुगुना होता है। सबसे पहली बात है दोस्तों कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि जो त्रिज्या होती है, जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के व्यास का आधा होता है। ठीक है दोस्तों, वृत्त के व्यास से क्या होता है, आधा होता है। ये 2 पॉइंट हो गया दोस्तों। तीसरा है दोस्तों कि किसी वृत्त में दोस्तों हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो वो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि वृत्त का जो व्यास होता है दोस्तों, वो वृत्त को 2 बराबर भागों में है ना बांटने का काम करता है, और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो हमारा व्यास होता है दोस्तों। ठीक है, अब आ जाइए कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पे डाला गया लंब, जी वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पे डाला गया लंब है ना, वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करती है ना। आपको जो है 9th क्लास में आपको जो है ये साबित करने को भी मिला होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पे की जीवा पे जो डाला गया लंब है वो जीवा को क्या कर देती है, तो समद्विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आज का 7वां पॉइंट देख लीजिए कि एक वृत्त की समान जीवा है ना, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर भी स्थित होती है। ठीक है, उसके बाद 8वां पॉइंट है कि वृत्त की जो 2 असामान्य जीवाओं में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से अधिक नजदीक वाली जीवा होती है। ठीक है, उसका जो हमारा 9वां है दोस्तों, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पे समान कोण भी बनाती है। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए 10वां सा है कि वृत्त की वे जीवाएं जो वृत्त के केंद्र पे समान कोण बनाती है ना, वे समान भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 में दोस्तों के 3 असंरेख बिंदु से होके है ना अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 असंरेख बिंदुओं से होके अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। उसके बाद एक वृत्त में 4 स्पर्श रेखाएं होती है दोस्तों, एक वृत्त में 4 स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, वो कैसे दोस्तों, तो इसको जरा समझ लीजिए इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है ना, इसका 4 को स्पर्श रेखा होगा। एक ये मतलब सेट करके यहाँ से नहीं, इसको पूरा सेट करके होगा, एक ये यहाँ से हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो जाएगी, और एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों कितने, तो 4 स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तो उसमें लगभग 3 स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कैसे देख लीजिए कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए कि 2 गो वृत्त है। ठीक है, जब एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो क्या स्पर्श रेखा होगी, देखिए एक स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को टच करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो दोनों वृत्तों को टच करेगी। तो एक तो ये हो जाएगा जो दोनों को टच करेगी, एक ये हो जाएगा ये भी दोनों को टच करेगी, और तीसरा में होगा दोस्तों ये जो दोनों को टच करेगी, बाकी चौथा होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब 2 वृत्त है ना, जब 2 वृत्त एक दूसरे से टच हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, ठीक है, कि संपूर्ण वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, जो सभी आदमी जानते होंगे, इंपोर्टेंट भी है ना, सभी आदमी जानते हैं। अर्थात कहने का ये मतलब होता है कि 4 गो समकोण के बराबर होता है। ठीक है, 4 समकोण के बराबर होता है, ये याद रखिए। अर्धवृत्त में दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनता है, अर्धवृत्त में 180 डिग्री का कोण बनता है, जो कि 2 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, और आज का जो सबसे लास्ट है दोस्तों वो है कि वृत्त की सबसे छोटी चाप जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ये इसका जो गुण है दोस्तों, है जिसको मैंने एक एक करके देखा। अब आ जाइए जो आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों वृत्त में जितने भी प्रकार के फॉर्मूला होते हैं, जितने भी प्रकार के फॉर्मूले होंगे
वो चाहे आप 7वां 8वां 9वां 10वां क्लास में पढ़िए या फिर 11th 12th में पढ़िए या फिर आप एसएससी बैंकिंग रेलवे इस सब की तैयारी कीजिए, वहां पे आपको सारे के सारे फॉर्मूले यही से आएंगे दोस्तों। तो चलिए हम ये कोशिश करेंगे एक भी फॉर्मूला आपका छूटने ना पाए। चलिए दोस्तों हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब आ जाए दोस्तों, वृत्त में जितने भी प्रकार के फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को मैंने एक रूपरेखा मैंने तैयार कर दिया है। चलिए हम इसे एक एक करके थोड़ा देखते हैं। चलिए देखिए, व्यास को दोस्तों हम लोग डी बोलते हैं, त्रिज्या को आर बोलते हैं, परिधि को सी बोलते हैं और क्षेत्रफल को ए बोलते हैं। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना इंपोर्टेंस ये है। डी बराबर होता है 2r, ठीक है। डी का मतलब होता है व्यास, व्यास क्या होता है कि त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है, ठीक है ना। और ये जो परिमाप है दोस्तों, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है πr², ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में सिर्फ आधा लगा दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का जो परिधि होगा दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है π+2 होता है, ठीक है ना। ये हो जाता है। अब आ जाइए कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 × L जहां L का मान जो होता है ना, L जो होता है वो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई दिया हुआ होगा। तब त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का मान अगर दिया हुआ है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों कि लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जो दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब क्या है कि जब हम सवाल को अगर बनावेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल फिर पहले निकालेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उससे अच्छा है दोस्तों कि हमने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक है ना 360 माइनस थीटा अब बटे 360 × πr²। इस पे आप बना दीजिएगा है ना, तो आपका जो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए कि लघु त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई कहिए चाहे परिमाप कहिए, इसका जो फॉर्मूला होगा वो θ/360 × 2πr होता है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए दीर्घ त्रिज्याखंड के जो चाप की लंबाई या जो परिमाप होगा इसका फॉर्मूला है दोस्तों कि वृत्त की परिधि में से क्या कीजिएगा कि लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई या उसके परिमाप को घटा दीजिएगा तो वो आपको सवाल बन जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, इसलिए मैंने इसका ट्रिक बनाया है दोस्तों, वो है कि 360 माइनस θ/360 × 2πr, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, आपका इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका 3 का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए पहला फॉर्मूला क्या है कि θ/360 × πr² माइनस 1/2 sin θ × r²। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि थीटा का मान यदि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री दिया हुआ होगा तो यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे थीटा का मान 30 45 60 है, क्योंकि ऐसा सवाल दिया रहेगा कि थीटा का मान आपको दिया रहेगा तो आप इस पे बना सकते हैं, ठीक है। यदि थीटा का मान आपको 60 90 और 120 में से कोई हो तो आप इस फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं कि θ/360 πr² माइनस 1/2 sin θ/2 × cos θ/2 × r², ठीक है। इसको बैठा सकते हैं। और नहीं तो एक तीसरा भी फॉर्मूला दोस्तों θ/360 πr² में से क्या कीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना घटा दीजिएगा तो वो आपको निकल जाएंगे। इसके बाद जो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों उसको क्या कीजिएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में से है ना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आज का जो लास्ट है दोस्तों वो है वलय, जिसको हम लोग छल्ला भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिंग भी बोलते हैं दोस्तों। तो उसका जो क्षेत्रफल निकालना है, एरिया जो निकालना होगा वो होता है पाई इंटू है ना मतलब की r1² माइनस r2², क्योंकि उसमें 2 होता है, क्योंकि वलय के बारे में हम इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने भी फॉर्मूला था दोस्तों मैंने उन सारे फॉर्मूला को बताया। अब एक बात यहाँ पर जान लीजिए कि जहां जहां पे पाई है, जहां जहां पे पाई है वो आपको सवाल के अकॉर्डिंग कहेगा कि पाई का मान या तो 22.7 लीजिए या तो फिर 3.14 ले लीजिए, ठीक है। और मतलब कि और कहीं पे अलग अलग भी इसका मान होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का ये वृत्त हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं आपको बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। चलिए दोस्तों हम आपसे इजाजत लेते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।